तिरंगे को लेकर के हाथ में ऐसे जब ऊंचा करते हैं, तो बीएससी मैथ से था। जब वहां से सब कुछ कंप्लीट हो गया तो मैंने फिर से अपना सेकेंड ईयर में शुरू से एग्जाम दिया। फिर से एक पर्वतारोही का ही सपना होता है कि जब तक वो माउंट एवरेस्ट को फतह नहीं करे वो असफल ही रहता है। नमस्कार, वंदे मातरम। आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। तो इन्हीं के बीच में है मिर्जापुर की जो ये लद्दाख की चोटियों को फतह कर चुकी है काजल पटेल। तो इन्हीं से हम बात करेंगे कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे कैसे ये लद्दाख की चोटियों को फतेह किया। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जय हिंद, नमस्ते। मेरा नाम काजल पटेल है। मैं मिर्जापुर जिले के हिनौती माफी गांव से हूँ। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। मेरा जब सिलेक्शन हुआ था, मैं उस समय 7 यूपी एयर स्क्वाड्रन BHU की कैडेट हूँ, एनसीसी कैडेट थी। उसी समय मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये जो सिलेक्शन था ये एनसीसी के तरफ से ही था। तो यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया से 20 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था, जो कि मैं उत्तर प्रदेश से अकेली थी। तो उत्तर प्रदेश से जब मैं अकेली थी और मैं वहां पर जब गई, दिल्ली में हम लोगों का रेगुलर ट्रेनिंग होती थी। तो दिल्ली में आप एनसीसी की ही तरफ से गए? जी बिल्कुल, एनसीसी का ही ये कैंप था। ये एनसीसी का एक एक्सपेडिशन था। एक्सपेडिशन का मतलब होता है आप उसमें कुछ टाइम होता है कि आप 2 महीने 2.5 महीने में आपको इतना काम करना है वहां पे। जैसे आपको ये पर्वत इतने दिनों में चढ़ाई करनी है, आपकी उस 2 महीने में सब कुछ कंप्लीट करके वापस आना है। तो मतलब उसका टाइम ऐसा डिवाइड रहता है, जैसे कि एवरेस्ट का कुछ और होगा और किसी पर्वत का कुछ और होगा। तो हम लोगों का इतना ही था, 2 महीने का समय आप लोगों को मिला था। जी बिल्कुल। तो उसके बाद आपने जब आप दिल्ली गई तो वहां से आपने तैयारी कैसे करना शुरू किया? जब हम लोग यहाँ से दिल्ली गए तो सबसे पहले आपको देखा जाता है कि आप फिजिकली कितना फिट हैं, मेंटली कितना स्ट्रांग है। आपके फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज्यादा ही ध्यान दिया जाता है। क्योंकि फिजिकली इसलिए ध्यान दिया जाता है क्योंकि आपको कहीं ऐसे नॉर्मल इलाके में तो जाना नहीं है, आपको एक बर्फीली एरिया में जाना, जो कि लद्दाख अपने आप में सबसे बर्फीला जगह माना जाता है, जहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में बहुत ही ज्यादा नीचे होता है। तो वहाँ पे आपको फिजिकली तो तैयार होना ही चाहिए। तो आपको फिजिकली कैसे तैयार किया गया वहां पे दिल्ली में? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या था कि 5 से 7 किलोमीटर पर डे हम लोगों की रनिंग होती, पर डे रनिंग होती थी। बहुत हार्ड वर्क कराया जाता था। हाँ जी बिल्कुल, हार्ड वर्क इसलिए कराया जाता था ताकि आप फिट हो सके उस चीज के लिए। और 1 से 1.5 घंटे का समय हम लोगों का योगा में जाता था। योगा से क्या है कि माइंड को रिलैक्स और बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ये तो आप सभी जानते हैं, और मन भी शांत रहता है। मतलब शरीर को भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अब मन का जो तनाव है वो योगा से आप लोग खत्म करते थे कहीं ना कहीं। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम लोगों को योगा के बाद हम लोगों को थोड़ा वो खाना खाने का समय मिलता था। उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोगों की क्लासेस चलती थी कि आप वहां पे टेंट कैसे लगाएंगे, वहां पे जाएंगे तो आप अपना सामान कैसे रखेंगे, आपको आईसेक्स कैसे यूज करना है। वहां पे जो वहां के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी बहुत महत्वता होती है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट का वहां पे अपना रोल होता है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में आप देख लीजिए, आईसेक्स हो गया, आपका क्रैम्पॉन हो गया, आपका स्नोबूट हो गया, आपका विंड सीटर हो गया, आपका पोंचू हो गया, आपका हेड गियर हो गया, आपका हेलमेट हो गया, ये सब टूल्स। हाँ, ये सब टूल्स है वहां पे, जरूरी है बहुत। ये बहुत बेसिक चीज है। इन सबको इन सभी टूल्सों को आपको यूज करना सिखाया जाता होगा पहले? सिखाया जाता था जी। उसके बाद जब हम लोग दिल्ली से सोलंग वैली गए, मनाली के आगे सोलंग वैली एक जगह है, वहां पे हम लोगों का रहने का था। वहां पे हम लोग कम से कम 1 महीने से अधिक रुके होंगे। तो ये आप सोलन वैली कौन से मंथ में पहुंची थी? जी, सोलंग वैली हम लोग 22 से 25 मई के बीच में पहुंचे थे। 2017 22 से 25 मई के। 2017 22 से 25। वहां से हम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। पहले 1-2 दिन हम लोगों को कुछ नहीं कराया जाता है, इसलिए ताकि हम उस क्लाइमेट में अपने आप को ढाल सके। उसको बोला जाता है एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस। तो जब उस आप क्लाइमेट में चले गए तो आपको खुद को वहां पे ढालने की भी आवश्यकता होती है, नहीं तो वो बॉडी पे उल्टा रिएक्ट। आप दिल्ली से सीधे जब हिमाचल में जाती हैं तो दिल्ली में आपका प्लस में टेम्परेचर रहता है। आप जैसे ही आप सोलन के पास पहुंच जाती है, लद्दाख के आसपास कहीं ना कहीं, तो वहां पे टेम्परेचर माइनस में हो जाता है। इन दोनों को मैनेज करने के लिए आपको 2 दिन रेस्ट करने को दिया गया। 2 दिन ही ट्रेनिंग जो हम लोग दिल्ली से स्टार्ट किए थे। जैसे कि हम लोगों को 5 से 7 किलोमीटर रनिंग होती है जी,
वहां भी आपकी ट्रेनिंग हाँ स्टार्ट जी हो जाती है? बिल्कुल, वहां से हम लोगों को 5 से पहले 7 आपकी ट्रेनिंग दिल्ली में होती है फिजिकली, फिर वही ट्रेनिंग जी दूसरे क्लाइमेट में जी बिल्कुल करवाई सेम जाती है? ट्रेनिंग 5 से 7 किलोमीटर रनिंग होती है हम लोगों की, और सेम वही योगा होता है। फिर उसके आने के बाद हम लोग नाश्ता करते हैं, और उसी समय हम लोगों को लंच बॉक्स भी मिल जाता है। ये मतलब सोलंग वैली के जितने भी अगल बगल पर्वत हैं वहां पे हम लोग यहाँ रोहतांग पास अपने लोगों ने हाँ, सुना होगा, रोहतांग जो सुना, टनल बना अटल था। टनल तो उस समय जब हम लोग गए थे तो वो टनल बन रहा बन था। रहा था। जी बिल्कुल। उस वहीं से हम लोगों का वो पूरे दिन हम लोगों की ट्रैकिंग होती थी। सुबह जैसे हम लोगों को दूर जाना है तो सुबह 8 बजे निकल गए, या थोड़ा अगर नजदीक जाना है, वो जगह पास में है, तो जैसे 10 बजे निकले, तो पूरे दिन हम लोग चलते रहते थे, पूरे दिन हम लोग चलते रहते थे, जाने में आने में। उसके बाद हम लोग अपना शाम को आते थे 5 बजे 6 बजे, जैसे टाइम हो हम लोग अपने समय पर आते थे। उसके बाद वहीं खाना खाना, रेस्ट करना। मतलब फिजिकली आपको इतना जी मजबूत कर दिया जी जाता बिल्कुल। है, वहां पे इतना हार्ड जी वर्क कराया जाता जी है बिल्कुल। कि आप उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाती जी हैं। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं जैसे आजकल बहुत सारे खेल है जी जो देश में खिलाए जाते हैं, उससे कई गुना ये हार्ड है। जो पर्वत पे चढ़ना, ये काफी हार्ड है। ये जी सुनने में मतलब जी बिल्कुल। बर्फीली इलाके में जी काम करना, चढ़ाई करना, उसमें पूरे दिन बर्फ में ही अपने आप को ट्रेंड करना, जी ये बिल्कुल। काफी हार्ड वर्क है। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे रहते हैं अपना, तो हम लोग उसके बाद कैंप 1 जाते हैं। जो कैंप 1 होता है वो हम लोग जब वहां पे जाते हैं, तो कैंप 1 एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे थोड़ी बर्फ हो, ताकि बर्फ उस पे बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। तो हम लोग अपना सामान वहीं खाने का रहने का अपना लेकर के जाते हैं। वहां पे टेंट हो गया, अपना सामान हो गया, अपना बैग हो गया, कपड़े हो गए। वहां पे हम लोग रहते हैं लगभग 10 से 15 दिन। और वहां पे हम लोग आस-पास जो बर्फ वाली पहाड़ियां रहती है, जिसपे बर्फ गिरी रहती है, वहां पे हम लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग होती है स्नो पे चलने की, कि आप बर्फ पे आपको कैसे चलना है। तो उसमें आपको आइस एक्स की आवश्यकता अब होती है। उसके बाद आप टूल्स यूज करेंगे। जी बिल्कुल। हाँ। तो अपना आइसेक्स कैसे यूज करना है, अपना जो जूते में एक नोकीला लगा होता है उसको क्रैम्पॉन बोलते हैं, उसको कैसे लगाना है आपको। जब आप एक बर्फ वाली जगह पे जा रहे हैं, बर्फ के पहाड़ पे जा रहे हैं, तो कैसे लगाकर आप चढ़ सकते हैं। अगर आप नॉर्मली जूते में जाएंगे तो क्या होता है कि आप जो बर्फ होती है वहां पे पैर रखेंगे और फिसल के नीचे फिसल चले जाएंगे, आएंगे। नीचे आ और जब आप जाएंगे। फिसल के नीचे आएंगे तो आपको हो सकता है कि कैजुअलिटी भी हो, अब जैसे जाहिर सी चोट लग बात है, जाए, आप हम सर नीचे में चोट गिरेंगे लग जाए। तो जी चोट तो लगेगा ही। जी बिल्कुल। तो हम लोगों का क्या होता था कि वो तैयारी करवाया जाता था, ट्रेनिंग दिया गया पूरे अच्छे से। हम लोगों का कम से कम ट्रेनिंग हुआ, कि ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ताकि हम लोग जैसे हम लोग कोई ट्रेंड बच्चे थे नहीं, ऑल इंडिया से बच्चे, कोई तमिलनाडु से गया है, कोई केरला तमाम से। राज्यों से जी बच्चे गए थे, कोई जी ट्रेंड बिल्कुल। पहले से तो था नहीं। था नहीं। तो वहां पे आपको पूरी तरह ट्रेंड किया गया, जी सारे बिल्कुल। टूल्स को जी यूज करना सिखाया जी गया। तो उसके बाद आपकी स्टार्टिंग किस दिन हुई? मतलब वहां कितनी दिन ट्रेनिंग चलने के बाद आपने अ, चढ़ाई स्टार्ट करी? जी, जब हम लोग कैंप 1 पे आ गए थे, तो कैंप 1 पे हम लोगों की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से कराया गया था। क्योंकि आप जब 15,000 16,000 फीट पे है आपका कैंप 1, तो वहाँ पे कोई ऐसा रनिंग करने का तरीका तो है नहीं कि आप जाके दौड़ के चक्कर लगा के चले आएँ, बिल्कुल। क्योंकि आप पहाड़ के एक नोक पे हैं, जो चौड़ा-सा पहाड़ वहां है पे कहीं उसके। आपको खुला मैदान तो हाँ, जैसा खुला मिलेगा नहीं कि मैदान। आप वहां पे हाँ। ट्रेनिंग कर सके। तो उस वही हम लोगों की पूरे दिन की वही ट्रेनिंग होती थी, मतलब सुबह में भी है और सेम शाम में भी। और थोड़ा हम लोग अपना मतलब माइंड को रिलैक्स करने के लिए अपना चीयरफुल कोई गेम खेल रहा है, अपने टेंट में बैठ करके कोई कोई गाना गा रहा है, मतलब हाँ, अपना मतलब आपस ये में। जैसे आप हाँ फिजिकली तो मजबूत हो गई, कहीं ना कहीं आप वहां पे अकेले, जी बिल्कुल। ना आपको जानवर दिखेंगे, ना जी बिल्कुल। आपके पास पड़ोस वाले जी दिखेंगे, जी ना टीचर्स, जी ना बिल्कुल। रिश्तेदार, मम्मी पापा भाई बहन, कोई नहीं जी दिखेगा। तो बिल्कुल। वहां पे मेंटली कैसे प्रिपेयर्ड, जी मतलब वहां पे बहुत मजबूत होना बिल्कुल। पड़ता होगा मेंटली। जी। कैसे उसको कैसे मैनेज करती हैं आप? तो उसको हम लोग जैसे यही हम लोग मतलब अंदर ये रहता है कि हम लोग इतने ऊपर आ गए, इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग अपना थोड़ा मतलब गाना गा लिया, कोई गेम खेल लिया अपना। तो ऐसे टीचर इन्वॉल्व किए रहते थे बच्चों को, ताकि उन लोग के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े। ताकि अगर प्रेशर पड़ेगा तो आपके बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, जैसे बीपी बिल्कुल। वगैरह, फीवर वगैरह। और आप ऐसे एरिया में हैं
जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से आप अगर कुछ हुआ कुछ तो नहीं फिर मिलेगा आपको, अगर कुछ हुआ तो फिर वहां पे बाहर से ऊपर, कोई हाँ सपोर्ट नहीं है, ना जी मेडिसिन का, ना कोई ऐसे अचानक किसी को कुछ हो जाता तो जी ऐसा नहीं, कोई। हम लोगों के साथ में जो थे डॉक्टर भी थी, नहीं अच्छा ऐसा होता है, आप जब आप चढ़ाई करते हैं तो आपके साथ में पूरी टीम रहती है, मतलब जैसे जो चीज आप लेके गए सिर्फ उसी को सिर्फ यूज कर उसी, सकते जी हैं, बिल्कुल, जो आप बाहर से कोई चीज नहीं आ सकती जी वहां जी पर। हाँ, वहां से जो आप लेकर गए, जैसे वो डॉक्टर मैम, एक कैप्टन थी हम लोगों के साथ, तो और एक डॉक्टर भी थे, एक दो, तो जो चीज आप साथ में लेकर के गए हैं, उतना ही आप बच्चों को आप, जैसे उस समय पे तो ऐसा होता था मेंटली हम लोग अपने आप को ऐसे ही गाना गा करके, या फिर मतलब एक होता है कि आप नॉर्मली खेल वेल कर लिए। तो उसके बाद जब हम लोगों की यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, तो उसके बाद हम लोग कैंप 2 के लिए निकले। कैंप 2 का जो हाइट थी वो 16,500 के लगभग थी। वो पूरा ऐसा एरिया था जहाँ पे पूरा बर्फ ही बर्फ था, वहां पे मतलब चट्टान भी नहीं दिख रहे थे, वो जमीन में जो घास उगते हैं वो भी नहीं दिख रहे थे, पूरा बर्फ पूरा बर्फ, बर्फ। पूरा ऑल टू ऑल बर्फ। वहां पे जहाँ हम लोग टेंट अपना लगाए थे वो पूरे बर्फ में ही लगाए बर्फ थे। पे ही जी सोना, बर्फ पे ही बैठना, जी बिल्कुल, खाना खाना बर्फ। पीना सब कुछ बर्फ में ही, A to Z बर्फ पे। तो जब हम लोग यहाँ से अपनी अपने सामान को लेकर के ऊपर जाते हैं, तो उसी दिन वहां पे वेदर खराब हो जाता है, मौसम, बहुत तेज बारिश वहां पे होती है, और बहुत बर्फबारी होती है जिसको स्नोफॉल बोलते हैं। तो हम लोगों का 4 से 5 दिन तो हम लोगों के सारे कपड़े, सारे स्लीपिंग बैग्स, सारे टेंट वगैरह सब कुछ भीग जाते हैं। तो उसके बाद 4-5 दिन बाद जब मौसम साफ होता है, तो हम लोग अपनी चीजों को सुखाते हैं। उसके बाद हम लोगों को वहां पे जब उतनी हाइट पे आप चले जाते हैं तो नॉर्मली खाना मिलता है, जैसे कि जो उबला खाना ज्यादा बच्चों को दिया जाता है, जैसे मैगी हो गया, जैसे दाल चावल हो गए, यही सब, मतलब ऐसा कि रोटी बहुत कम ही खाने को मिलता था। और बाकी ये सब चीजें, और जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया बच्चों को, और ये सब बिस्किट वगैरह सब कुछ दिया जाता था। और उसके बाद हम लोगों का जब मौसम ठीक हुआ तो 1 जुलाई की 12 बजे की रात को, मतलब 2 जुलाई ही हो गया था, तो उस रात को हम लोग निकले वहां से, वहां जो लद्दाखी पर्वत लद्दाख है की पर्वत के लिए। उस पे ध्वजारोहण करने के लिए। तो हम लोग वहां सुबह पहुंचते हैं 5:30-6 बजे, 7:30 बजे, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता है, लेकिन समय यही था। तो वहां पे अब हम लोग अपना ध्वजारोहण करते हैं, और हम लोग 2 जुलाई को वहां पे ध्वजारोहण सुबह करके हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो जैसे वहां पे मोबाइल वगैरह कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें लेके जा सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, आप अपना मोबाइल लेकर के जा सकते हैं, आप हर एक चीज लेकर के वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि वहां का व्यूज इतना अच्छा होता है, और उस हाइट को उस हाइट पर आप पहुंचने के बाद किसी भी चीज, किसी भी अपने लाइफ के मोमेंट को मिस मोमेंट नहीं को करना मिस नहीं चाहिए। कर सकते, कैद। तो हम लोग अपना मोबाइल वगैरह सब कुछ लेकर के गए थे, और वहां पे नेटवर्क तो था नहीं, नहीं। तो इस चीजों से हम लोग मुक्त थे कि किसी का ना फोन आएगा ना जाएगा। तो इतनी फोटोज वीडियो यहाँ वहां जा करके हम लोग बहुत सब सारी चीजों को हम लोगों ने कैप्चर किया, मतलब एक एक मोमेंट को, कि आप क्योंकि वहां पे हर कोई जा आप नहीं सकता दोबारा है, पता नहीं कब पता नहीं जाने का जा दोबारा मौका मिला या नहीं, तो हर एक चीज को आप कैप्चर करके आप उसको, मतलब मैं अभी भी अपने चीजों को जब भी मन करता है याद मैं देखती देखती होंगी, हूँ, याद हाँ, कर। जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने थोड़ा अच्छा काम किया, ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा किया, नहीं नहीं, लेकिन अच्छा, अच्छा आगे भी किया। करेंगे, जी अच्छा करेंगे। बिल्कुल। तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल का क्या कुछ कम था? जी ऑक्सीजन लेवल कम था, लेकिन हाँ उतना कम नहीं था कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़े। आपका ऑक्सीजन मतलब नॉर्मली जो होता है उससे थोड़ा कम था, लेकिन इतना भी कम नहीं था कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़े। तो हम लोगों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर गया नहीं था, ताकि मतलब क्लाइमेट और वो सब चीजें देखी जाती हैं, तो वहां पे मतलब ऐसा था कि आप देख सकते हैं वहां पे कि जाके कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके पहले हम लोग के जाने से पहले वहां पे टीचर जाकर के जा चुके थे, अच्छा। जाकर के सब कुछ देख चुके थे कि क्या बच्चों को यहाँ पे रहने में सुटेबल है, क्योंकि वो जो पूरा बेस है, वो जो आप इतने बच्चों को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, तो वो पूरा एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिम्मेदारी है, अगर कोई पूरे लेके टीचर जा रहा है की। बच्चों को, वो भी जी तो बिल्कुल। एक एक आप ट्रेनिंग में गई थी जी उस बिल्कुल। समय, जी वो एक ट्रेनिंग था, तो जी उसमें जिम्मेदारी होती है, जो भी आपके शेरपा वगैरह जी टीचर्स, तो उनकी एक जिम्मेदारी तो पहले से जी जाके देख बिल्कुल। चुके। तो इसमें वेट का क्या महत्व, कितना वेट आप लेके जा सकती हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जाना, वो भी वेट लेके, खाने पीने का सामान, जी मेडिसिन, जी जो भी बिल्कुल। बाकी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो काफी कपड़े भी रहते होंगे, जी टेंट का बिल्कुल। भी सामान रहता जी होगा, बिल्कुल। जी आपके जो टूल्स हैं वो जी भी रहते होंगे, तो कितना लगभग वेट हो जाता होगा?
वेट तो हम लोगों का था जैसे कि वेट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है वहां पे। जैसे आप अगर एक पानी की बोतल यहाँ पे नहीं आप अपने बैग में कैरी कर रहे हैं, अगर आपका वेट भारी है तो आपको वो पानी की बोतल भी भारी लगेगी। लेकिन जब आप वहां हाइट पे जा रहे हैं तो अगर वो आप 1 लीटर पानी का बोतल लेकर के जा रहे हैं, वो उससे भी यहाँ जितना भारी लगता है वो ग्रेविटी का हाँ जी मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल, वो उससे भी अधिक भारी लगेगी। तो हम लोगों का क्या था कि हम लोगों के बैग में हम लोगों के स्लीपिंग बैग थे, हम लोग के कपड़े थे, हम लोगों की जैकेट थी, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग होता है ना कि आप कपड़े पहन लिए तो और कुछ इतना भी कपड़ा ना नहीं पहन लेना कि वहां पे चढ़ने के बाद गर्मी होने लगे और पूरा कपड़ा निकालने का नौबत आ जाए। तो मतलब एक लिमिट में अपने आप को, जैसे कपड़ा नॉर्मल आप एक जैकेट पहन ले रहे हैं, एक दो जैकेट, और बाकी जो हम लोग के कपड़े थे, हम लोग के स्लीपिंग बैग, हम लोग के क्रैम्पॉन, हम लोगों के शूज और आईसैक्स वगैरह, वो सब हम लोग अपना, क्योंकि इतने बच्चे हैं, सभी लोग अपना सामान कैरी करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो सब हम लोग खुद से कैरी करते थे। और चीजें तो हम लोगों के टीचर और जो हम लोग के साथ में और इंस्ट्रक्टर लोग थे, खाने पीने का चीजें वो लोग भी लेकर के जाते थे। लेकिन हम लोग अपना टेंट वगैरह हम लोग एक दिन पहले ही, जैसे वहां पर जाकर के हम लोग एक दिन पहले भी देख लिए थे कि हाँ यहीं पे हम लोग को रहना है, यहीं पे हम लोग को टेंट भी लगाना है। और हम लोग जा करके अपना वहां पे टेंट भी लगाए, और वहां पे अपने कुछ जो पहले दिन गए थे तो हम लोग कुछ चीजें वहां पे लेकर जाकर के रख कर चले आए थे। फिर जब दूसरे दिन वहां पे रहने गए तो बाकी जो चीजें बची हुई थी उसको साथ में लेकर के गए। जब आप हाइट पर चढ़ने लगते हैं तो आपका हर एक चीज जो वो होता है, मोबाइल तक का आपका काउंट होता है कि आपके मोबाइल में कितना वेट होता है। इवन अगर हम लोग अगर हम लोग सॉक्स भी, अपना मोजा साथ में लिए हैं, अगर आपके पास ज्यादा पेयर के मोजे थे तो हम लोग पेयर मोजा निकाल दिए थे कि वहां पे चढ़ने के बाद हम लोग को भारी न लगे, कि वो मोजा को बिल्कुल मतलब प्रिपेयर्ड होके जी वेट बिल्कुल से रिलेटेड जी प्रिपरेशन करके ही जाना जी पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आप जो भी जरूरत के सामान है सिर्फ वही ले जाइए, एक्स्ट्रा जी सामान आपको नहीं ले जाना है। जी बिल्कुल। तो ये सब चीजें वहां पे बहुत काउंट होती हैं। और हम लोगों का काफी सक्सेसफुल रहा। पहली बार लड़कियों ने वहां लद्दाखी चोटी को पहली बार पूरे एकदम विदाउट एनी कैजुअलिटी, बिना किसी को चोट लगे, हम लोगों ने वहां पे क्लाइंब किया था और फतेह किया था। वहां पे हम लोगों ने तिरंगा लहराया। हम लोगों को 2 टीम में डिवाइड किया गया था। और पूरे ऑल इंडिया से जब बच्चों का सिलेक्शन होता है उसमें टीचर भी इंक्लूड होते हैं। तो उसमें मेरा नाम था काजल, मतलब बेस्ट कैडेट में, पूरे ऑल इंडिया से अच्छा, बेस्ट बेस्ट कैडेट हाँ का अवार्ड आपको जी मिला। बिल्कुल मिला था मुझे। और वहां से रक्षा सचिव मंत्रालय से बैच वगैरह और अच्छा, जब आपने वहां पे ध्वजारोहण किया, आपने तिरंगा को जब आपने लहराया तो जी उस समय आपको कितनी खुशी हुई थी? ऐसा लग रहा था कि वो जो हम लोगों का मेहनत था वो यहाँ सफल हो गया। एक जो आप अगर तिरंगे को लेकर के हाथ में ऐसे जब ऊंचा करते हैं तो वो मतलब आपकी वो मेहनत के जो आगे का वो मतलब फील होता है ना, वो अलग ही होता है। ऐसा जो लगता है कि आपने हार्ड वर्क किया था, जी जो उसका दर्द था, जी जो भी आपकी मानसिक या जी शारीरिक परेशानियां, वहां जाके ध्वजा लहराते ही जी सारी खत्म हो गई सारी होगी। हम लोग भूल गए कि हम लोग इतना कुछ करके यहाँ मेहनत पे आए हैं। करके आए। ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं कौन सी जन्नत मिल गई हो, और वहां पे हम लोग जब तिरंगा लहराए। राष्ट्रगान भी हुआ होगा उसके जी बाद। जी बिल्कुल। तो उसके बाद जब तिरंगा लहराए फिर हम लोगों का 2 जुलाई को था, और जो हम लोग की टीम थी उसका 3-4 जुलाई को था, 4 जुलाई को। तो ये इसमें घर वालों का कितना हाथ है, क्योंकि आप एक लड़की हैं, तो जी जो बिल्कुल लड़कियां देख रही हैं जी तो वो भी चाहेंगी कि बहन काजल ने जो किया है हम भी करें। तो घर वालों का कितना इसमें हाथ है आपको वहां तक पहुंचाने का? जी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे घर वालों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। क्योंकि जब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था तो मुझे जब मेरा वहां से दिल्ली से लेटर आया था कि आप यू आर सेलेक्टेड फॉर माउंटेनियरिंग लद्दाखी पीक, तो मेरा जब लेटर आया था यहाँ पे एनसीसी में बीएचयू, तो उस दिन मुझे पता चला था अप्रैल में कि हाँ मुझे जाना है वहां पे। लेकिन क्या था कि सेमेस्टर में सेमेस्टर एग्जाम होते हैं अग्रसेन हाँ कन्या हाँ पीजी हाँ। कॉलेज में, मेरा बीएससी मैथ से था। तो मेरा बीएससी मैथ, आप जी समझ सकती है बीएससी मैथ कितना टफ होता है। उसके साथ साथ आप माउंटेनियर जी की भी तैयारी कर रही है, जी एनसीसी बिल्कुल भी कर रही जी थी आप। बिल्कुल तो आप देख सकती है एक लड़की कितना मेहनत कर रही है, उसके बाद लद्दाख माउंटेन फतेह भी की। अब आगे के भी कुछ सपने हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले बताइए, जब आपका एग्जाम था
जी, तो जब मेरा एग्जाम था तो जब मेरा लेटर आया और एग्जाम भी था तो पता चल गया था कि मतलब एग्जाम इतना होने वाला है सेमेस्टर, और वो लेटर भी आ गया, तो मुझे एक एक पॉइंट पे लगा कि मुझे वहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय आपने सोचा कि कहीं माउंटेन छोड़ देना जी चाहिए, एग्जाम को देखना जी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन घर से पापा मम्मी ने बोला कि वहां पे जाओ, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो मौके बार बार नहीं मिलते और नहीं सभी को आते। नहीं मिलते हैं। तो मैंने पूरा एग्जाम अपना छोड़ दिया। पूरा एग्जाम छोड़ने का मतलब सिर्फ एक पेपर दिया था और पूरे सेमेस्टर में मुझे बैक लगा था, मतलब मेरा मुझे सेकेंड ईयर फिर से करना था। तो मैंने एग्जाम छोड़ दिया, मैं वहां पे चली गई। और मतलब होता है ना कि कोई पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के इतना पैसा ये वो बोलेंगे कि अरे वो छोड़ दो, वो तो वो तो बार बार कभी भी जा सकती हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। उन्होंने बोला एग्जाम छोड़ दो, एग्जाम तो बहुत जल्द होगी, बहुत सारे कुछ एग्जाम आएंगे। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता जी है। बिल्कुल। इन्होंने जो है माउंटेनियर बनने के लिए अपना बीएससी का एग्जाम छोड़ दिया। हालांकि जी एग्जाम डिग्री कोई महत्व नहीं रखता। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो डिग्री की आपको जरूरत नहीं है। ये माउंटेनियर बन के दिखा दी कि उसके जी आगे, माउंटेनियर के आगे आपकी डिग्री रखी की रखी रह जाएगी। जी। तो हमारी मिर्जापुर की सांसद हैं अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने मुझे बेसिक कैंप के लिए भेजा था अरुणाचल प्रदेश। तो हाँ, वहां से आने के बाद जी हाँ, वहां से लद्दाख से आने के बाद मैंने अपना बेसिक कैंप किया। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट है अरुणाचल प्रदेश में। जहाँ की हर पर्वतारोही का एक सपना होता है कि वो कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट को फतह करे, जो कि 29,000 फीट की अभी उसकी हाइट है। तो इसके लिए आपको मतलब कहीं से हेल्प मिली? पहले बताइए कि इसके लिए आपकी क्या तैयारियां है। 6 साल बीत गए, आप अभी तक गई नहीं वहां के लिए, तो जी ऐसा क्या बिल्कुल। समस्या हुआ? जी बिल्कुल, उससे जो रिलेटेड कोर्स हैं, जैसे बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स, मैंने आपको बता दिया कि मैंने वहां से कंप्लीट कर लिया। जैसे बेसिक कोर्स मैंने अरुणाचल प्रदेश से और एडवांस कोर्स मैंने हिमाचल प्रदेश से कंप्लीट किया है। और उससे रिलेटेड जितनी तैयारियां हैं वो मेरी कंप्लीट हैं। और मैंने अपना, जैसे कि एक पर्वतारोही का ही सपना होता है कि जब तक वो माउंट एवरेस्ट को फतह नहीं करे वो असफल ही रहता है। तो ऐसा अभी तक तो मैंने किया नहीं है। तो जैसे उसमें है कि उसमें आप उसके लिए आपको 25 लाख रुपयों की आवश्यकता है। आप माउंट एवरेस्ट के लिए जा रहे हैं, आप वॉलंटियरी आपको अप्लाई करना है, तो आपको 25 लाख रुपयों की आवश्यकता है। जैसे आपको नेपाल गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है 10 लाख रुपए, उससे परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेटर लेने के लिए कि हाँ आप मुझे परमिशन दीजिए कि ताकि मैं आगे जाऊं। फिर जो 10 से 15 लाख रुपए है वो आपका जो इक्विपमेंट है, और जो आपका वहां पे रहना खाना, और जो शेरपा लोग साथ में जाएंगे उनके लिए, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर, सबसे ज्यादा वहां पे इक्विपमेंट भी बहुत महंगे आते महंगे हैं। आ जाते हैं। क्योंकि आप उस हाइट पे जा रहे हैं, उस कंडीशन में जा रहे हैं जहां आपको पता है कि बहुत ज्यादा रिस्क है। वो ट्रिप भी कई दिनों का होता जी, होगा। वो ट्रिप भी बहुत कई दिनों का होता है, और वहां पे बहुत रिस्की एरिया है। वहां पे हर एक चीज बहुत आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके कैंप, आपका आपका जो मतलब माउंटेनियरिंग का इक्विपमेंट, जैसे कि आपका वो हो गया टेंट, हो गया आपका स्लीपिंग बैग, हो गया आपका मैट्रेस, हो गया आपका बूट, हो गया क्रैम्पन, हो गया, ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं हुए तो आपको पता है कि आप जा रहे हैं ऐसे रिस्की एरिया में, तो आपका बेस्ट ही होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको वो उल्टा आप ही के हाँ, ऊपर मतलब आएगा। जो भी इक्विपमेंट है, जी तैयारी के साथ साथ इक्विपमेंट भी बेस्ट क्वालिटी के होने जी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जो वो आप पर्वत फतेह करने जा रहे हैं, उससे ऊंचा कोई पर्वत नहीं है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करके जानी जी चाहिए। बिल्कुल। तो लद्दाख से जब आप यहाँ पे आए तो तमाम मंत्रीगण भी आपसे मिले होंगे, जी वादे भी किए होंगे, जी कहीं ना कहीं ये भी दिलासा दिया होगा कि हाँ बच्ची, मैं आपको आपका साथ दूंगा माउंट एवरेस्ट के लिए। जी बिल्कुल। तो उनका नाम बताइए कि कौन कौन सा जी मंत्री आपसे मिलने आए? जब मैंने क्लाइम करके जब वापस आए थे, तो माननीय जो अभी सांसद है मिर्जापुर की, माननीय अनुप्रिया पटेल जी, अनुप्रिया पटेल जी। तो वो आई थी। तो और उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है, मतलब मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, पूरी सहायता करूंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। उन्होंने सिर्फ मेरा सिर्फ एक ही जो ट्रेनिंग है, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, जो कि अरुणाचल प्रदेश से थी, सिर्फ उसी को उन्होंने करवाया था। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत से विधायक जो है हमारे मणियान क्षेत्र के, रमाशंकर पटेल जी, उनसे भी बातचीत हुई, लेकिन सभी लोग आश्वासन ही देते रह गए। और मैंने जैसा कि हमेशा से ही होता आ रहा है, कहीं ना जी कहीं प्रतिभा
प्रतिभावान जो खिलाड़ी होते हैं या पर्वतारोही होते हैं, जब वो कुछ अच्छा काम करके आते हैं तो तमाम मंत्रीगण उनके घर आते हैं, मिठाई खिलाते हैं, माला पहनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उन फोटो को न्यूज चैनलों पे चलाते हैं और उसके बाद तमाम जो वादे हैं करके चले जाते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं जो प्रतिभावान बच्चे और बच्चियां होते हैं उन्हीं दिलासों में वो रह जाते हैं। खैर 25 लाख रुपए बहुत ज्यादा होती है, इनके पिता जो हैं पेशे से किसान है, तो 25 लाख रुपए लाना मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जो भी तमाम मंत्रीगण हैं ये समझ सकते हैं, अगर आपने वादा किया है तो आपको वादा पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये बच्ची का एक सपना है, हर पर्वतारोही का यही सपना होता है कि जब तक वो माउंट एवरेस्ट ना फतेह कर ले वो अपने आप को असफल मानती है। तो ये घुटन हमेशा बनी रहती है जी बिल्कुल, असफल होने का। जी जी। तो मैंने अपने जो मिर्जापुर के पूर्व जिलाधिकारी थे माननीय अनुराग पटेल जी से मिलकर मैंने एक पत्र लिखवाया था, जो कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके नाम पे, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं आने के कारण मैं इसमें मतलब मुझे असफलता ही मिली। और इस पर्वतारोही के विषय में मैं माननीय बछेंद्री पाल जी से भी मिल चुकी हूँ और उन्होंने मतलब उनसे यही सब बातें हुई थी मेरी, और नॉर्मली चढ़ाई वढ़ाई के बारे में। तो उन्होंने जैसे पूछा था कोर्स वोर्स के बारे में, तो वो जो मैंने कंप्लीट कर ही लिया है। और बस यही निवेदन है कि मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अनुप्रिया पटेल जी और माननीय रमाशंकर जी, आप मतलब मेरी मदद करें ताकि मैं विश्व के सबसे ऊंचे। मैं भी जो माननीय योगी नाथ जी हैं उनसे भी मैं विनती करता हूँ कि इस बच्ची का कहीं ना कहीं साथ दे, क्योंकि ऐसी बच्चियां दशकों में एक बार आती हैं निकल के, थोड़े समय बचे हैं इनके पास। अगर आप लोग सहायता करेंगे तो ये इसके सपने जरूर पूरे होंगे। तो यही हम लोग कहना चाहेंगे कि इनके सपने पूरे हों, सिर्फ फोटो खिंचाने तक का काम ना रहे। कहीं ना कहीं आप लोग एक ऐसे पोस्ट पे हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है इस बच्ची का सपना पूरा कर सकते हैं। आपके एक काफिले से भी सस्ता है इनकी मदद, तो आप लोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल। और कुछ जैसे जो लड़के या बच्चियां तैयारी करना चाहती हैं, जाहिर सी बात है आपको देखेंगी तो उनके मन में भी एक उत्साह आएगा, वो करना चाहेंगी, तो उनके लिए आप 2 शब्द बता दीजिएगा। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप माउंटेनियरिंग के फील्ड में जा रहे हैं, अगर आपको कोई पर्वत पे चढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए और आपको मेंटली आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। जैसे हमें 1-2 फेलियर से हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे हम किसी चीज में फेल होते हैं तो हमें उस चीज को अपने सर पे नहीं लेकर के चलना है, हमें उस चीज को छोड़ देना है कि अरे यार कोई बात नहीं, फेल हो गए, अगली बार अच्छा करेंगे। तो इस चीज को आपको, अगर मान लीजिए आप कहीं पे फेल भी होते हैं, तो इस चीज को आप छोड़ दीजिए कि कोई बात नहीं, हम दूसरी बार अच्छा करेंगे और इससे अच्छा करेंगे। तो बस यही बनाए रखिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का मेंटल प्रेशर ना हो, क्योंकि आप अगर माउंटेनियरिंग के फील्ड में हैं या फिर आप किसी भी फील्ड में हैं, तो अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है, आपको फेलियर से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो असफलताएं होती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो हमें सीखना जरूरी है और बस उसमें अच्छा करते रहें। और तो जैसा कि हमारे साथी बहन काजल पटेल, आज राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी सारी बातें रखी, कैसे इन्होंने हार्ड वर्क करके वहां तक पहुंची, उसके बाद इनका सपना है माउंट एवरेस्ट फतेह करने का। वो सपने कहीं ना कहीं वादों के तले दबी हुई है, क्योंकि 25 लाख का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा होता है। ये कहीं ना कहीं लोगों के मदद से या मंत्रीगणों के मदद से ही पूरा हो सकता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम कभी भी ऐसे जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं उनसे मिलके आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।